कल मैंने बताया था। स्टार्ट करते हैं अगले सेशंस को, आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो मैंने कहाँ पे बता दिया था आप लोग सबको? इकोनॉमिक्स में, क्योंकि देखिए जेपीएससी की वैकेंसी लगभग जहाँ तक खबर मिल रही है कि जल्दी ही आ रही है ना। तो अपने लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और कल का जो क्वेश्चंस मैंने कराया था विकसित और विकासशील वाला, उसमें किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? मैं देख पा रहा हूँ नेट में। हाँ रमेश जी का एक क्यूरीज है, मैं देख पा रहा हूँ रमेश जी का क्यूरीज को। रमेश जी, आप जो पूछने का प्रयास कर रहे हैं पीसीआई पर कैपिटल इनकम, वो जब जीडीपी जीएनपी में बताऊंगा तो वो पीसीआई पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है वो फिर बता पाएंगे, है ना। मैं हाँ रमेश जी, आप कमेंट करते रहिए, मैं देख पा रहा हूँ, आप लिखते चलिए। हाँ हाँ रमेश जी, नहीं रमेश जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको वो पीसीआई वाला बता पाऊँगा। और कोई डाउट है आपको किसी को? अच्छा, बेरोजगारी कम और बेसी, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चीज़ पूछा इन्होंने। देखिए अगर आपकी आय कम होगी, ठीक है, अगर आय कम होगी, जिस देश में आय ज़्यादा होगा तो वहाँ बेरोजगारी कम पाई जाएगी ना। हाँ, रोज़गार ज़्यादा है वहाँ। डेवलप्ड कंट्री में रोज़गार, आप शहर की तरफ क्यों भागते हैं? आप गांव से शहर की ओर क्यों भागते हैं? वहाँ रोज़गार ज़्यादा है इसलिए आप भागते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, सुविधाएँ ज़्यादा है, इसलिए भागते हैं ना। हाँ हाँ, इसीलिए जो विकसित देश रहेंगे वहाँ पर रोज़गार ज़्यादा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। पॉलिटी वाले विनर को मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी ही। 10-12 मेरे पास आ गए हैं कोर्स, मैं देख रहा हूँ। हाँ पूनम जी, पूनम जी का क्वेश्चन है कि जेपीएससी पीटी कब तक हो जाएगी। जहाँ तक अनुमानित है पूनम जी, अगस्त या सितंबर तक जेपीएससी पीटी हो जानी चाहिए। जहाँ तक हमें पता है जेपीएससी पीटी अगस्त या सितंबर तक हो जाएगी, और इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं हम लोग। और लंबा सिलेबस है इसलिए भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर जब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराएंगे तो और बेहतर सब समझ पाएंगे। चलिए, और कोई डाउट किसी को? ओके, बाद में बात करते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, है ना। मैं देख पा रहा हूँ अभी लैपटॉप में। ओके पूनम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकासशील और विकसित पर चलते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था, है ना, दोहरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोहरी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। आप लोगों की क्यूरी थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, डार्क करके सर पढ़ाइए, तो मैं डार्क भी कर रहा हूँ। दोहरी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक, ठीक है, पारंपरिक और आधुनिक पद्धति का मिश्रण हो, ठीक है। पारंपरिक और आधुनिक और पारंपरिक पद्धति का जहाँ मिश्रण होकर जो अर्थव्यवस्था हो को क्या कहते हैं हम लोग? दोहरी अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेगा आपसे वहाँ, यूपीएससी जेपीएससी क्वेश्चंस बनाएगी ऐसे ही, तो आपको इसलिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम इसी टाइप का आएगा, दोहरी अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ वहाँ ऑप्शन में रहेगा, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। जैसे हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, मैं देख पा रहा हूँ, आप कमेंट में लिखिए, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ सकते हैं आप। एग्जाम्पल इसमें प्राय लगभग सभी देशों में ही पाई जाएगी, लगभग सभी देशों में ये पारंपरिक और आधुनिक पाई जाएगी। जैसे कच्चे ईंटों का निर्माण,
मान लीजिए कि पारंपरिक तरह से ईंटें बन रहे हैं, लेकिन आज आधुनिक तरह से हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, है ना। आधुनिक तरह से हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, आधुनिक तरह से घर का निर्माण हो रहा है। ईंटें तो वही पारंपरिक तरह से बनते आ रहे हैं, साइज वैसा ही है, ईंटे का आकार वैसा ही है, लेकिन पारंपरिक तरीके, आधुनिक तरीके का यूज़ करके उसको हम लोग नई नई आकार में, शेप में देते जा रहे हैं। तो यही बिल्कुल 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 कृषि भी सेम है, बिल्कुल बिल्कुल। उद्योग भी सेम है, सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। समझ गए आप लोग। मतलब अगर आपसे दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब पूछेगा वहाँ जेपीएससी, तो वहाँ ऑप्शंस में देगा पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ठीक है। और ऑप्शंस में ए बी करके समथिंग ABCD करके ऐसे करके देगा, आपको सही का चुनाव करना पड़ेगा कि पारंपरिक या आधुनिक, ठीक है। वहाँ ऑप्शंस में रहेगा ए बी में, निश्चिंत रहिए। ये चीज़ को समझ कर चलिए कि अगर दोहरी अर्थव्यवस्था वो पूछता है, इसका मतलब वो पारंपरिक और आधुनिक दोनों देगा, ठीक है ना। कोई डाउट किन्हीं को? मेरे हिसाब से किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक्स में, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इजी टॉपिक्स है ये सब, कोई बड़ी टॉपिक्स नहीं है। और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी बड़ा है, टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स पॉलिटी, इसलिए मैं ये सबको कंप्लीट कर रहा हूँ। उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में लोग आएंगे, तो यूट्यूब को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे उसी में मिलेंगे। यूट्यूब्स को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ दिन बाद टोटल डिटेल्स यूट्यूब में ही आएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अभी आप लोग ऐप में भी भोजन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पेड में है, फ्री वाले नहीं देख सकते। हाँ, तो इसीलिए यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। देखिए क्लास 8 या 9 की किताब में दी हुई है, जहाँ अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। क्या क्या होगा 8-9 के बच्चे बताइए। प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी, और थर्ड वन इज टर्सरी, तृतीयक। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी, तृतीयक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ऐसे ही डायग्राम बनाइए जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ, ऐसे बना के चलिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। क्लास 8 के 9 के जो बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ, कहीं दूसरा चीज़ कुछ भी नहीं है। NCERT की ही क्लास 8-9 में दी हुई है बहुत अच्छे से। प्राथमिक में क्या आएगा? कृषि, है ना। प्राथमिक में क्या आएगा? अच्छे से उतार लीजिए। प्राथमिक में क्या आएगा? कृषि, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट। कृषि, लैंड, भूमि, वाटर, फॉरेस्ट, है ना। और सेकेंडरी में क्या आएगा? जल्दी से बताइए, सेकेंडरी में बताइए। सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन मेड सेक्टर, ह्यूमन मेड सेक्टर। थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि प्राइमरी सेक्टर्स के उदाहरण पूछेगा, या नीचे दे देगा कृषि, लैंड, फॉरेस्ट किस सेक्टर के, अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर्स में आते हैं, तो प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में ह्यूमन मेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उत्पादक सेक्टर। और थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, BPO वगैरह जितने आते हैं किस में आते हैं? तृतीयक सेक्टर में आते हैं, है ना।
हम्म, अच्छे से समझिए। प्राइमरी सेक्टर में अच्छे से लिखिए पहले। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। वीना जी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको। हाँ टाइप करके भेजिए, टाइप करके भेजिए, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ कृषि, वन, फॉरेस्ट, खनिज जितने भी आएंगे ना, सब आएंगे, सब आएंगे आपके किस में, प्राइमरी सेक्टर में। कृषि, वन, जल, फॉरेस्ट जो भी आएंगे वो किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या करेंगे हम लोग, जैसे प्राइमरी सेक्टर से जो हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ना, जैसे आपने आलू उपजाया, आलू से जो चिप्स बनाया, चिप्स वगैरह किस में आ गए, जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो किस में, सेकेंडरी सेक्टर में है। हम लोग आलू से चिप्स बनाए ना, फैक्ट्री लगी ना, फैक्ट्री से उत्पादन हुआ ना, वो किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। और थर्ड में क्या आएगा, सर्विस सेक्टर। चिप्स को मार्केटिंग में के लिए चाहिए ना, कंपनी के लोग रहते हैं जो जा जाकर घर दुकानों में बोलते हैं सर ये चिप्स अच्छा आया है, होलसेलर को समझाते हैं, रिटेलर को समझाते हैं, तो वो कौन होते हैं, मैन BPO वाले, कॉल सेंटर वाले कॉल करके बताते हैं नया चिप्स आया है, जो ऐड वगैरह देते हैं, क्या है वो सर्विस सेक्टर है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं, सर्विस सेक्टर। देखिए आज़ादी के बाद क्या था, हम लोग आज़ाद हुए, चाइना बहुत होशियार था, ठीक है। चाइना और हम साथ साथ आज़ाद हुए थे, कुछ ही आगे, कुछ ही समय का आगे पीछे था, लेकिन चाइना बहुत होशियार कंट्री था। वो पहले ही समझ चुका था कि इस सेक्टर को बहुत मजबूत करना है हमें, ठीक है। इस सेक्टर पर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया। लेकिन भारतीय लोग कृषि प्रधान देश होने के कारण इस सेक्टर पर हम लोग आराम से, यहाँ के लोग खाएं और सोने जानते थे, ठीक है। पुराने लोग खाए पिए आराम से गाछ के नीचे खटिया लगाए और सो गए, उन्हें खाना पीना मिल गया, आगे का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के भारतीय लोगों का क्या था, प्राथमिक सेक्टर में, ये भारतीय कृषि प्रधान देश था, हम लोग प्राथमिक सेक्टर पर ही लटके रह गए, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर पर भारत लटक कर रह गया। जबकि चाइना बहुत होशियार कंट्री था, वो समझ चुका था कि आगे अगर देश को डेवलप करना है तो हमें ह्यूमन मेड सेक्टर को मजबूत करना होगा। ह्यूमन मेड सेक्टर को मजबूत करने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। इसलिए देखिएगा आजकल मोबाइल की चिप, जितने भी चीज़ आते हैं छोटे मोटे चीज़, सब चाइना के ही होते हैं। क्यों, क्योंकि चाइना बहुत पहले ही समझ गया था, 1990 के समय से पहले ही समझ गया था, आज़ादी के समय ही समझ गया था कि वो बहुत जल्दी इसको परख लिया था, और उसने क्या किया, ह्यूमन मेड सेक्टर पर पूरा काम किया। इसलिए आज मोबाइल के हो, लैपटॉप के हो, जिसके भी हो, छोटे छोटे चीज़ भी जो भी आते हैं वो चाइना से ही आते हैं, है ना। अच्छे से उतारिए इसको और ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए। हाँ बिल्कुल 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 रोहित जी बिल्कुल सही है। हाँ 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 बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। चाइना बहुत पहले समझ गया और उसने अपने कंट्री में सभी छोटी छोटी चीज़ को बनाने चालू कर दिया और उस सेकेंडरी सेक्टर में हाथ दे दिया। और हम लोग क्या किए, सर्विस सेक्टर की तरफ दौड़ गए। या तो हम लोग सीधे यहाँ पर थे कृषि प्रधान और सीधे जंप कर गए यहाँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग, इसको भारत ने इग्नोर किया। भारतीय लोग कृषि करते थे या दूसरे के यहाँ के सर्विस देने लगते थे, ठीक है। तो इसमें क्या थी, अगर ये सेक्टर को मजबूत कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये सेक्टर जैसे मजबूत होगा ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा ना, तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन करने के लिए क्या होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, और हम लोग की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि खपत भी हमारा काफ़ी ज़्यादा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले ध्यान दे देते तो आज हमें कहीं से भी दूसरे देशों से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता और हम आराम से डेवलप्ड हो जाते। अगर पहले भारत समझाता, आज मेक इन इंडिया इसी के तहत काम कर रहा है। मोदी जी जो बार बार बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या है, हम लोग आज इसी सेक्टर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। तो हमें आज सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी का प्लान मेक इन इंडिया, मेक इन जो भी देख रहे हैं आप भारत का, तो सब कुछ यही सेक्टर में काम हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर क्या है, BPO वाले, कॉल सेंटर वाले, अमेरिकन लोग, ठीक है। अमेरिकन लोग क्या करते थे, जैसे अमेरिका का कोई भी लोग है, अगर वो वहाँ पर टेलीकॉलर रखेगा या सर्विस सेंटर BPO वालों को रखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। और भारतीय लोग क्या है, आराम से काम कर लेंगे कुछ ही रुपए में। अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए महीने मिल जाए, अमेरिका कोई कंपनी दे दे, तो आप लोग सुबह क्या 12 घंटे क्या, हम 24 घंटे लोग खटने के लिए तैयार है इंडिया वाले। 1 लाख रुपए महीने मिल जाए तो बोलेगा भाई 6 घंटे सोने दे दो, ठीक है, बाकी तुम रगड़ के हमसे काम करवा लो 16 घंटे, 8 घंटे बस सोने दे दो हमें, ठीक है, बाकी सब काम कर देंगे तुम्हारा। 1 लाख 2 लाख रुपए महीने दे दो, 1 लाख रुपए दे दो,
ठीक है। हम लोग इंडियंस इतने ये थे कि 2 लाख रुपए महीने अगर वो अमेरिकन को देगा तो वो भाई उसके यहाँ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया वाले क्या करते थे, हम लोग या तो कृषि में ध्यान दिए या सीधे हम लोग सर्विस सेक्टर में कूद जाते थे। सेकेंडरी सेक्टर अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ क्या थी, गरीबी थी, लोग काम नहीं कर सकते थे, पूंजी की कमी थी। हमने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था 1990 में, वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया था। तो हमारी स्थिति आज़ादी के बाद भी कुछ ख़राब थी। हम लोग उतने डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, आधारभूत संरचना हमारी उतनी मजबूत नहीं थी जो कि हम इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते है ना। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कृषि सेक्टर को में ध्यान दिया और डायरेक्ट यहाँ चले जाते थे। लेकिन ये सेक्टर जो था, ये सेक्टर को चाइना ने बहुत पहले भांपा और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार कर लिया। आज जितने भी चीज़ देख रहे हैं सब चाइना की ही होती है। और जब तक ये सेक्टर मजबूत नहीं होगा आप कभी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। हर चीज़ आपको दूसरे से खरीदना पड़ेगा। बात का मतलब समझिए, आपके घर में चावल दाल आटा चाहिए तो भाई, है ना, तो चावल है ही नहीं अपने यहाँ देश में, आटा है ही नहीं, दाल है ही नहीं, सब अगर दूसरे से ही खरीदना पड़े तो सब कुछ पड़ोसी से ही खरीदना पड़े। पड़ोसी की जब मन करेगी रेट बढ़ा देगा, जब मन करेगी नहीं है भाई, है ना। कोई कभी आप देखिएगा पड़ोसी से कुछ मांगने जाइएगा, उसका मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो बोले भाई अभी नहीं है, कहीं रखी हुई है, बात घुमा देगा, है ना। तो चक्कर यही चीज़ है, सेम चीज़ हमारे साथ भी यही हो रही है। जब हम चाहते हैं तब अमेरिका हमें कुछ बोल देता है, जब हम जाते हैं तो रसिया कुछ बोल देता है। तो ये सब चीज़ क्यों हो रही है, हम दूसरे पर डिपेंडेंट इसीलिए। आज अगर आप सपोज आपके पापा किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पापा किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और पैसे ला करके आपको पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पैसे से अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो पापा की क्या है, पैसे की यूटिलाइज हो रही है ना। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप आज समय को गुजार रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा, जितनी तकलीफ से पापा ने आपके लिए पैसे व्यवस्था किया, पढ़ाया लिखाया, कितनी मजदूरियाँ की, कितनी कष्ट को सहा, आने वाला समय में आप भी वहीं दिखेंगे। अभी आप उनके बच्चे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आपके बच्चे होंगे तब समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। पिताजी के रहते किसी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी घर का बोझ पिताजी लेके रखते हैं अपने माथों पर। कष्ट जो भी चीज़ रहता है सब माथे पर पिताजी के रहते हैं। आप बहुत फ्रीली रहते हैं, इसलिए पापा मम्मी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में। लोग कहते हैं कि सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो कि उन्होंने आपको ऐसी ज़िंदगी दिया जब सुकून से रात में सो सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। अगर पापा आपके ना रहें तो समझ में आएगा कि रात कैसे गुजरती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बार बार पढ़ाई में फोकस कीजिए और अपने पापा का नाम को रोशन कीजिए। चाहिए आगे बढ़ें लाइफ में, आगे बढ़कर हम कुछ ना कुछ बने, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, प्राथमिक सेक्टर हो गई। इंडियन लोग क्या कर रहे थे, प्राथमिक सेक्टर से सीधे जंप कर जा रहे थे सर्विस सेक्टर में। हम लोग कभी भी सेकेंडरी सेक्टर को उतना फोकस नहीं किए। अब देखिए द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे कपास से क्या बनाना, सूती वस्त्र बनाना, मिट्टी के ईंटों से भवनों का निर्माण करना, सब किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, मिट्टी से हम क्या बना रहे हैं, मिट्टी से हम ईंट बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं ना। कोयले से बिजली का उत्पादन करना किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन थर्ड सेक्टर में क्या आ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब किस में आएंगे, तीसरे सेक्टर में, थर्ड सेक्टर में। ये सबको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब किसके पार्ट है, तृतीय सेक्टर के पार्ट है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको एक एग्जाम पास करनी है। जेपीसी एक एग्जाम लेगी, वो एग्जाम को पास कर सीधे नौकरी लेनी है। आपको अर्थशास्त्र का कोई क्या बोलते हैं उसे, विद्वान नहीं बनना है, ठीक है ना। तो हमेशा फोकस रखिए कि हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, हम क्वेश्चंस को कैसे पिकअप कर लें। और यही चीज़ है, पढ़ाने वाले को और समझाने वाले को आना चाहिए, ठीक है ना। ग्रंथ लिखाए जा रहे हैं, क्वेश्चन आया ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। यही होता है कि एक्सपीरियंस्ड में और नॉन एक्सपीरियंस्ड में। किताब देख देख कर सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ाकर आपको समझाना भी पड़ेगा बच्चों को कि प्राथमिक सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है।
हम लोग इस सेक्टर को क्यों अभी मोदी जी बार बार मेक इन इंडिया कर रहे हैं? कारण इस सेक्टर जैसे मजबूत होगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी कम होगी, रोजगार का निर्माण होगा। ये सेक्टर पर ऑलरेडी हम लोग जो दौड़ रहे हैं बार बार, उसमें निर्भरता कम होगी। और प्राथमिक सेक्टर ऐसे ही, भारत कृषि प्रधान देश है, जब कृषि पढ़िएगा तो समझ में आएगा कृषि में जहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, सीमांत बेरोजगारी क्या है, सापेक्ष कृषि बेरोजगारी क्या है ना? समझ में आया? चलिए एक उदाहरण और दे देते हैं, समझिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। सोशल साइंस समझने की पेपर है, समझ कर पढ़िए, जितना समझिएगा उतना अच्छा है। सोचिए आपके घर में एक खेत है आपका, ठीक है? उस खेत में आपके पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही है, दादा भी काम कर रहे हैं, भाई भी काम कर रहा है ना? बड़े भाई भी आपके काम कर रहे हैं, ठीक है? 4 लोग काम कर रहे हैं। क्या उस खेत की जितनी जगह है उससे ज़्यादा फसल हो जाएगा क्या? आप ही बताइए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। जितनी उसकी आकार है, जितना उसको फसल देना है उतना ही देगा। या एक लोग काम करके दें, आप 1 घंटे में ट्रैक्टर लगा लीजिए, उससे कुड़ाई करके रोपण कर लीजिए, या 4 लोग मिलकर कर लीजिए रोपाई, फसल उतना ही देगा जितना उसकी आकार जगह है। तो बाकी लोग झूठ का लगे हुए हैं ना। अगर एक लोग मिलकर वो खेत को उतना ही फसल ले सकते हैं फ़ायदा, और 3 लोग और जाकर कहीं काम कर सकते हैं, है ना? तो क्या होगा? काम बढ़ेगा। कृषि पर जो लोड है घर का, आपके 3 लोग और कमाने कहीं चले जाएंगे तो घर पर आय ज़्यादा होगी ना। तो आय ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके घर के रहन सहन, पैसे ज़्यादा आएंगे तो अच्छे होंगे। तो इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, छुपी हुई कृषि बेरोजगारी क्या है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए।